नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत कोर्ट में सबूतों का खेल। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा फिल्मों में या न्यूज में सबूतों के बिना कोई केस कैसे जीत सकता है, लेकिन ये सबूत होते क्या है और कोर्ट इन्हें कैसे मानता है। आज हम इसी की बारीकियों को समझेंगे बिल्कुल देसी अंदाज में, ताकि हर बात दिल और दिमाग में सीधे उतर जाए। तो मेरे काबिल दोस्तों और मेरे साथियों, आज हम जानेंगे कि कोर्ट में कौन से सबूत एडमिसिबल होते हैं, यानी किन सबूतों को कोर्ट सही मानता है। साथ ही हम बात करेंगे डीएनए एविडेंस की, जो आजकल हर बड़े केस में उछल कूद मचा रहा है। क्या डीएनए सबूत हमेशा सही होते हैं? इनके नैतिक पहलू क्या है? इन सब पर मजेदार तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबूतों का ये अनोखा सफर। सबूत सबूत हर जगह सबूत। आप जानते हैं हमारी नई न्याय प्रणाली यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मकसद है ट्रायल को निष्पक्ष बनाना। अब सबूत क्या होता है? तो भाई साहब, सबूत वो चीज है जो कोर्ट को किसी फैक्ट को मानने या ना मानने में मदद करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 2E के मुताबिक मौखिक सबूत वो सारे बयान जो गवाह कोर्ट में देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही क्यों ना हो, जैसे किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा और कोर्ट में आकर बताया, या अपनी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बता रखी। दस्तावेजी सबूत जिसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, तो ये वो सारे दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जो कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर, कोई ईमेल, व्हाट्सएप चैट, या फिर किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन में मौजूद कोई जानकारी। अब देखिए, पहले क्या था कि व्हाट्सएप चैट या ईमेल को सबूत के तौर पर मानना थोड़ा पेचीदा था, लेकिन अब इस नए कानून ने साफ कर दिया है कि ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही है। सोचिए, अब कोई भेजा हुआ मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन करके भी नहीं बच पाएगा। ये है जुगाड़ का कमाल। फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट क्या है, ये इन्हें भी समझते हैं। तो कानून की भाषा में मेरे दोस्तों दो टर्म्स आते हैं, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। तो फैक्ट्स इन इशू ये वो फैक्ट्स होते हैं जिन पर केस टिका होता है, यानी किसी केस में जिस बात को एक पार्टी मानती है और दूसरी पार्टी नकारती है, वही फैक्ट इन इशू होता है। जैसे समझिए, ए पर बी की हत्या का आरोप है, तो क्या ए ने बी की मौत की? क्या ए का इरादा बी को मारने का था? ये सब फैक्ट इन इशू है। अब समझते हैं रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है। ये वो फैक्ट होते हैं जो सीधे तौर पर केस से जुड़े ना हो, लेकिन उनसे फैक्ट इन इशू को समझने में मदद मिलती है। जैसे ए पर बी की हत्या का आरोप है, अगर ए हत्या से पहले बी को धमकी देता था तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि इससे ए का मोटिव पता चलता है। तो सरल शब्दों में समझें, फैक्ट इन इशू वो दाल चावल है जो मेन खाने में होते हैं, और रिलेवेंट फैक्ट वो चटनी अचार है जो दाल चावल का स्वाद बढ़ाता है। अब समझते हैं सबूतों के प्रकार, डायरेक्ट, सर्कमस्टेंशियल और सब्सटेंशियल एविडेंस। तो कोर्ट में दोस्तों सबूत कितने तरह के होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट एविडेंस को। ये वो सबूत होते हैं जो सीधे तौर पर किसी फैक्ट इन इशू को साबित करते हैं। इसमें किसी गवाह ने अपनी आंखों से कुछ देखा हो, कानों से कुछ सुना हो, या किसी डॉक्यूमेंट में सीधा लिखा हो। जैसे अगर ए ने बी को गाली या गोली मारते हुए देखा, तो ए का बयान डायरेक्ट एविडेंस है। अब अगर बी के खिलाफ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वह अपराध करता दिख रहा है, तो वो डायरेक्ट एविडेंस है। कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर जिस पर दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर हैं, वो भी डायरेक्ट एविडेंस है। उनके बीच समझौता हुआ था इस बात का। अब ये ऐसे सबूत हैं जिन पर कोर्ट तुरंत भरोसा कर सकता है, क्योंकि ये सीधे घटना से जुड़े होते हैं। अब समझते हैं मेरे दोस्तों सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में। ये वो सबूत होते हैं जो सीधे तौर पर किसी फैक्ट को साबित नहीं करते, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों को जोड़कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ये एक पहेली की तरह होते हैं जिसमें हर छोटा टुकड़ा मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाता है। जैसे ए पर हत्या का आरोप है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि उसने मारा, लेकिन ए को अपराध स्थल के पास भागते हुए देखा गया। ए के कपड़ों पर पीड़ित का खून पाया गया। ए के पास वह हथियार मिला जिससे हत्या हुई। ए ने हत्या के बाद अपना फोन बंद कर लिया और छिप गया। ए का पीड़ित से कोई दुश्मनी थी। तो ये सारे फैक्ट्स को मिलाकर एक चेन बनती है जो इशारा करती है कि ए ही अपराधी हो सकता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में हर कड़ी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो मामला गड़बड़ हो सकता है।
इसको ऐसे समझो जैसे किसी ने खीर बनाई और हम सिर्फ उसमें मौजूद चावल, दूध और चीनी देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि ये खीर है, ना कि सीधे खीर को देखकर। अब समझते हैं सब्सटेंशियल एविडेंस। ये कोई अलग प्रकार का सबूत नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि ये सबूतों की गुणवत्ता को बताता है। तो सब्सटेंशियल एविडेंस का मतलब होता है ऐसे सबूत जो पर्याप्त हों और जिन पर एक समझदार व्यक्ति, प्रूडेंट मैन, भरोसा कर सके। यह किसी भी तरह का सबूत हो सकता है, डायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल, बस वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उससे किसी फैक्ट को साबित या डिस्प्रूव किया जा सके। आसान भाषा में अगर सबूत में दम है तो वो सब्सटेंशियल है। अब समझते हैं डीएनए एविडेंस न्याय का नया हथियार है या ये बवाल है। तो चलिए आज के हमारे इस हॉट टॉपिक पर आते हैं। डीएनए एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 2D के मुताबिक दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है। इसका मतलब है कि डीएनए रिपोर्ट और उससे जुड़ी डिजिटल इंफॉर्मेशन भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर पेश की जा सकती है। डीएनए सबूत मतलब किसी व्यक्ति ने के खून, बाल, लार, किसी और शारीरिक पदार्थ से मिलने वाली आनुवांशिक जानकारी। ये जानकारी किसी अपराध में शामिल व्यक्ति की पहचान करने या किसी व्यक्ति के अपराधी ना होने को साबित करने में बहुत मददगार होती है। मेरे दोस्तों, डीएनए सबूतों को अक्सर किंग एविडेंस कहा जाता है क्योंकि इसकी सटीकता बहुत ज्यादा होती है। अगर अपराध स्थल से मिला डीएनए किसी आरोपी के डीएनए से मैच हो जाए तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत माना जाता है। अब लेकिन रुकिए, क्या ये हमेशा इतना सीधा है? तो भैया इसमें समस्याएं भी हैं कि अगर जिस लैब में डीएनए टेस्ट हो रहा है वो ठीक से काम नहीं करती या उसमें गंदगी है या उसके पास सही उपकरण नहीं है तो रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। तो इससे निपटने के लिए कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डीएनए टेस्ट करने वाली लैब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उसके पास काम करने के सही प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो। लैब के टेक्नीशियनों की योग्यता और अनुभव भी बहुत मायने रखते हैं। अब समझते हैं सैंपल का कलेक्शन और रखरखाव, चेन ऑफ कस्टडी। तो इसमें क्या समस्या है? अगर अपराध स्थल से सैंपल ठीक से नहीं उठाया गया, जैसे ग्लव्स नहीं पहने, सैंपल मिक्स हो गए या उसे सही तरीके से रखा नहीं गया, जैसे सही तापमान पर नहीं रखा, पैकेजिंग ठीक से नहीं थी, तो वो दूषित हो सकता है और फिर रिपोर्ट पर सवाल उठ सकता है। इसे चेन ऑफ कस्टडी का टूटना कहते हैं। तो सैंपल को क्राइम सीन से उठाने से लेकर लैब तक पहुंचाने और फिर लैब में टेस्ट होने तक हर कदम पर उसकी अखंडता मतलब इंटीग्रिटी बनाए रखना बेहद जरूरी है। हर स्टेज पर रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए कि सैंपल किसके पास था और उसका क्या किया गया। अब देखिए, चाहे कितनी भी मशीनें क्यों ना आ जाएं, इंसान की गलती तो हो ही सकती है। सैंपल लेबलिंग में गलती, डेटा एंट्री में गलती या रिपोर्ट को पढ़ने और समझने में गलती। इसके अलावा डीएनए प्रोफाइल की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन में भी विशेषज्ञ की राय अलग अलग हो सकती है, खासकर तब जब सैंपल बहुत कम मात्रा में हो या दूषित हो। तो मेरे दोस्तों, दोहरे सत्यापन मतलब डबल चेकिंग, क्रॉस चेक और दूसरे विशेषज्ञों की राय लेना बेहद जरूरी है। हर कदम पर सावधानी और पारदर्शिता बहुत मायने रखती है। इसलिए कोर्ट को डीएनए सबूतों को स्वीकार करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप है और उसकी टी शर्ट पर चोरी वाली जगह से मिले खून के निशान मिलते हैं। अब अगर डीएनए रिपोर्ट कहती है कि वो खून आरोपी का है तो ये एक मजबूत एविडेंस है, लेकिन अगर बचाव पक्ष ये साबित कर दे कि आरोपी उस जगह से बस गुजर रहा था और किसी और झगड़े में उसे चोट लगी थी तो फिर डीएनए सबूत की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है। ये सब रिलेवेंट फैक्ट में आ सकता है जो डीएनए एविडेंस की सत्यता पर सवाल उठाएगा। डीएनए से सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य, वंशानुगत बीमारियों की जानकारी भी मिल सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस किसी का भी डीएनए सैंपल ले सकती है? भारत में दंड प्रक्रिया संहिता और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कुछ खास परिस्थितियों में डीएनए सैंपल लिया जा सकता है, खासकर आपराधिक मामलों में। लेकिन यह जरूरी है कि किसी की निजता का हनन ना हो यार। अगर किसी व्यक्ति को बेवजह डीएनए टेस्ट के लिए मजबूर किया जाता है तो ये उसकी प्राइवेसी के खिलाफ हो सकता है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के डीएनए से पता चलता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है और ये जानकारी सार्वजनिक हो जाए तो उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। इसलिए डीएनए डेटा की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम होते हैं। आजकल की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का बोलबाला है, डीएनए एविडेंस के साथ नई चुनौतियां भी आ रही हैं। अगर सरकार सभी नागरिकों का डीएनए डेटाबेस बनाती है तो ये अपराध रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन साथ ही इससे निजता के हनन का बहुत बड़ा खतरा भी है। कौन इस डेटा को एक्सेस करेगा, इसका क्या इस्तेमाल होगा, ये सब बड़े सवाल हैं। भारत में अभी एक
एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डीएनए डेटाबेस नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है। फैमिली डीएनए सर्च, कई बार अपराधी का सीधा डीएनए नहीं मिलता तो पुलिस उसके रिश्तेदारों के डीएनए से मैच करने की कोशिश करती है। अब यह तकनीक किसी अनसुलझे अपराध को सुलझाने में मदद कर सकती है, जहां अपराधी का सीधा डीएनए डेटाबेस में नहीं होता लेकिन उसके किसी रिलेटिव का होता है। यह तरीका अपराध सुलझाने में कारगर हो सकता है, लेकिन यह भी नैतिकता के दायरे में आता है, क्योंकि अब इससे उन लोगों की जानकारी भी खंगाली जाती है जिनका अपराध से सीधा संबंध नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए एक बहुत पुराना अनसुलझा मर्डर केस है। अब पुलिस को अपराध स्थल से एक छोटा सा डीएनए सैंपल मिलता है। अगर वो इसे किसी रिश्तेदार के डीएनए से मैच करके अपराधी तक पहुंच जाते हैं तो ये न्याय की तो जीत है। लेकिन अगर उसी प्रक्रिया में कई बेगुनाह लोगों की निजी जानकारी भी सामने आ जाए तो क्या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पूरे परिवार को स्कैन करना सही है? अब इन सब बातों पर हमें बहुत ध्यान देना होगा ताकि विज्ञान का इस्तेमाल न्याय के लिए हो, ना कि किसी की आजादी छीनने के लिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। तो भैया देखा आपने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने सबूतों के दायरों को काफी बढ़ा दिया है, खासकर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को शामिल करके। अब कोर्ट में सबूत पेश करना पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक हो गया है। डीएनए एविडेंस एक शक्तिशाली उपकरण है जो न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके इस्तेमाल में हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी ताकि किसी की निजता और अधिकारों का हनन ना हो। मेरे दोस्तों, कानून एक नदी की तरह है जो हमेशा बहता रहता है और खुद को बदलता रहता है। हमारा काम है इस बहाव को समझना और लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचाना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही कानूनी ज्ञान को आपके समक्ष लाते रहेंगे।